आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड 11। तो इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एनर्जी का जिस कोई भी अलग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्जन होगा वो यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो thermodynamical system is said to be thermal equilibrium when macroscopic मतलब कि बहुत ही बड़ा, राइट। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि जो भी स्टेट है उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी में वो इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब थर्मल जब टर्म आएगा उसके साथ प्रेशर आएगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, ये सारे टर्म उसके साथ इंक्लूडेड होंगे, राइट। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में उसके 3 अलग अलग सिस्टम्स होंगे। तो 3 अलग अलग सिस्टम्स को में पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग, राइट। मैटर भी और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होगा ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम मतलब इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग, नॉट मैटर। एंड आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नो एक्सचेंज हैपन्स इन दिस सिस्टम, राइट। तो ये 3 कैटेगरी है मेनली। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नॉट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, वो पूरी तरीके से पूरा ही इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, राइट। अगर एक एग्जांपल ले तो एक गैस को हम लोग एलो करेंगे एक्सपांड होने के लिए, राइट। और गैस जो है वो वैक्यूम में है। अब अगर हम उस गैस को एक्सपांड करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनइक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही स्पीडीली वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा, प्रेशर में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए वो फिर नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फिर अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर व्हेन इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क इज नॉट एन इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्मल चेंजेस है वो बहुत ही जल्दी हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए तब हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोल सकते। इक्विलिब्रियम इज एक्वायर्ड इवेंचुअली विद टाइम, टाइम के हिसाब से इक्विलिब्रियम हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर आता है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स, राइट। तो पहला तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कैसे स्पेसिफाई किया जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा, इन चीज़ों से हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सारे टर्म्स हैं दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला जो वर्क डन फॉर्मूला है, अगर उसको हम थर्मली लिखे तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो एग्जैक्ट इक्वेशन W इज इक्वल टू कैपिटल P डॉट डेल्टा V। तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम में चेंज होगा। अब उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज बिटवीन द PV कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस, राइट। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, जो कि प्रेशर के साथ डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, राइट। वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अभी हम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब कि A से B की तरफ जाते हुए कितना वर्क हो रहा है, अगर उसकी फॉर्मूला लिखे तो एरिया, क्योंकि हमें अगर वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क की सिंपल फॉर्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि ग्राफ का हमें एरिया फाइंड करना है कि जिससे हमें वर्क डन मिले। तो एरिया ऑफ सिंपल ABCDA, तो यहाँ पर जितना भी वर्क हुआ होगा उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो इन द प्रोसेस। अब हम लोग जब मैकेनिकल वे में वर्क डन फाइंड कर रहे थे तो तब पाथ इन्वॉल्व नहीं था, बट यहाँ पर पाथ फॉलो होगा, राइट। कि कौन से पाथ से हम
यहाँ पर कन्वर्ट करवा रहे हैं किसी भी सिस्टम को, तो वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर एज वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड नेगेटिव फॉर एज वॉल्यूम डिक्रीजेस। मतलब पॉजिटिव तब लेंगे जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नेगेटिव तब लेंगे जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सिंपल, राइट। क्योंकि आप वर्क डन की फॉर्मूला पे ध्यान दोगे तो P इंटू डेल्टा वी है। अब डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल बिगर क्वांटिटी होगी मतलब कि इंक्रीज हुआ, मतलब कि पॉजिटिव ही मिलने वाला है। बट अगर फाइनल इनिशियल से कम हुआ तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव मिलने वाला है, तो हमारा वर्क डन भी नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब कि किसी भी सिस्टम की पास जो भी एनर्जी है उसके टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से या फिर वॉल्यूम के हिसाब से, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, राइट। तो टोटल एनर्जी पजेस बाय एनी सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मोशन है या फिर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी के टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम पे डिपेंड होंगे। जैसे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। फिर आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लॉ में पहले तो हमारे पास दो सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और थर्ड सिस्टम जो है वो सेपरेट है, राइट। तो थर्ड सिस्टम सेपरेटली वो दोनों सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो ए एंड बी आर सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम विथ सी। ए और बी तो अलग है और वो थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है। तो टी ए इज इक्वल टू टी सी होगा, टी बी इज इक्वल टू बी टी सी होगा, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी होगा ही। कुछ देर बाद होगा, अभी नहीं होगा तो कुछ देर बाद होगा। बट अगर तीसरा भी ऑब्जेक्ट दो के साथ कनेक्टेड है तो थोड़ी देर बाद तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। सो यहाँ पर सिस्टम तीनों के तीनों ए बी सी तीनों के तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। सो दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट given to thermodynamic system delta Q is partially utilized in doing work delta W against the surrounding and the remaining part increases the internal energy delta U of the system, right। तो अगर किसी सिस्टम को हम लोग हीट देंगे तो वहाँ पर कुछ वर्क होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो डेल्टा यू जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क कराने में, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रिस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। जो जब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हम लोग हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो वो सारी की सारी हीट वर्क डन मतलब कि वर्क होने में चली जाएगी, उसका पूरा का पूरा वर्क हो जाएगा। इन एडियाबेटिक प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो डेल्टा क्यू अगर जीरो होगा तो डेल्टा डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब कि जो भी सिस्टम के पास हीट एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो उसके ऑपोजिट वर्क डन में खर्च हो जाएगी, राइट। इन एडियाबेटिक प्रोसेस इफ गैस एक्सपांड इट्स इंटरनल एनर्जी एंड हेंस टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एक गैस कंटेनर है, किसी वजह से उस कंटेनर का हम तुरंत ही ड्रेस्टिकली जो एरिया है वो बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? गैस एक्सपांड होगा। गैस एक्सपांड होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, राइट, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क इज जीरो, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देंगे वो सारी की सारी हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने में लग जाएगा।
फिर आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। A thermodynamic process is said to take place when some changes occur in the state of a thermodynamic system. Is for example, thermodynamic parameters of the system change with time. तो पहला है isothermal process. A process taking place in a thermodynamic system at constant temperature is called isothermal process. Isothermal मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो यहां पर अगर बॉयल्स लॉ अप्लाई करें तो बॉयल्स लॉ क्या कहेगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट मिलेगा। तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला होगी ड्यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी, मतलब कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंस। अगर यहां पर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज जीरो होगा। अगर टेम्परेचर चेंज जीरो हो गया तो उसके हिसाब से ड्यू भी जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिलने वाली है जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, राइट। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय सिस्टम सराउंडिंग्स। तो वर्क डन तब कितना होगा, तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला 2.303 म्यू आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, राइट। नाउ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर यहां पर वी एफ अपॉन वी आई है तो यहां पर पी आई अपॉन पी एफ आ जाएगा, राइट। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी एंड माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, राइट, इज इक्वल टू p, प्रेशर। अभी ये जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला से मिलती जुलती है जिसको हम लोग बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस B इज इक्वल टू P, प्रेशर। तो PV कर्व फॉर दिस प्रोसेस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके एग्जांपल्स में पहला है मेल्टिंग प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल चेंज बिकॉज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो जब कभी भी मेल्टिंग प्रोसेस होती है, मेल्टिंग प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। स्टेट जब चेंज होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बॉइलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो आइसोथर्मल ऑपरेशन, क्योंकि वहां पर भी स्टेट चेंज हो रही है। जो भी लिक्विड है वो लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है। देन एडियाबेटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस taking place in a thermodynamic system for which there is exchange of heat between the system and its surrounding. So there is no exchange of heat between the system and its surrounding. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कभी भी हीट एक्सचेंज नहीं होने वाली है। एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर पॉइजन्स लॉ अप्लाई होगा तो पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू टीवी रेस टू गैमा माइनस वन, T raised to gamma upon P raised to gamma minus 1, that is constant. तो अब dq की फॉर्मूला मतलब कि हीट गिवन टू द सिस्टम dq इज इक्वल टू एन सी डी टी। तो C एडियाबेटिक इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स dq इज इक्वल टू जीरो। सो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो। तो तब हमें du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू मिलेगा, मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज in thermal energy. So when a system expands adiabatically, work done is positive and hence internal energy decrease. For example, system cools down and vice versa. तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन फॉर्मूला W इज इक्वल टू एन आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गैमा माइनस वन। तो दैट इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला और कुछ नहीं बट इसी का फॉर्म है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो NRTI इसकी जगह पे हम लोग PIVI लिख सकते हैं, NRTF इसकी जगह पे हम लोग PFVF लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर इज एज इट इज गैमा माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर सडन कंप्रेशन और एक्सपांशन ऑफ गैस इन अ कंटेनर विथ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल।
फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल है सडन बर्स्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ अ बाइसिकल टायर, तुरंत ही सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज आ जाएगा। फिर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर एंड अदर गैसेस। उसके बाद आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब के कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर सीपी, तो तब फॉर्मूला होगी dq इज इक्वल टू एन सीपी डी टी। तो तब इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला एज इट इज du इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। अब हमारा पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब du, तो यहां पर dw क्या है? dw मतलब के प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो pdv की दूसरी फॉर्मूला है nr/dt। तो पर्टिकुलर आइसोबैरिक प्रोसेस में v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पीवी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में, अब उसके आगे आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब के dq इज इक्वल टू एन सीवी डी टी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। और जब कभी भी हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की फॉर्मूला लिखे तो P इंटू डी वी आएगा। अब यहां पर तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv जीरो होगा क्योंकि ये वॉल्यूम का चेंज है और चेंज वॉल्यूम जीरो, तो dw इज इक्वल टू जीरो। प्रोसेस इक्वेशन इज P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब के प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। सो पीवी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, राइट। उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब के व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम returns to initial state after passing through several states, then it is called cyclic process। मतलब कि जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, कुछ सेवरल स्टेट्स कवर करके, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो work done by the cycle can be computed from area enclosed cycle on PV curve, right? उसके बाद है isothermal and adiabatic curves। तो the graph draw between the pressure P and volume V of a given mass of a gas for an isothermal process is called isothermal curve। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक कर्व। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों में सिर्फ इंटरसेक्शन से एक पॉइंट जा रहा है, बाकी दोनों ही जो ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग सेम है। सो यहाँ पर द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू गैमा इनटू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटीज ऑफ गैसेस, so there are two types of volume elasticities of gases. First is isothermal modulus of elasticity, Es is equal to P, and adiabatic modulus of elasticity Et is equal to gamma P। तो दोनों का रेशियो अगर ले Es अपॉन Et, तो that is gamma is equal to Cp अपॉन Cv, राइट। तो Cp और Cv क्या है? वो दोनों ही स्पेसिफिक हीट्स है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी फॉर्मूला होगी C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस में C इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बट बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस थीटा इज जीरो, राइट। एडियाबेटिक मीन्स Q इज जीरो, सो C विल बी जीरो। फिर आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So the second law of thermodynamics gives us a fundamental limitation of the efficiency of a heat engine and the coefficient of performance of refrigerator. It says that efficiency of a heat engine can never be unity or 100%। तो कभी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ एरर वहां पर होगी। So this implies that heat released to the cold reservoir can never be made zero। Kelvin's statement. So it is impossible to obtain a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature below the coldest of its surroundings। So that is Kelvin's statement।
Now Clausius statement, it is impossible to transfer heat from a lower temperature body to a higher temperature body without use of an external agency, right? फिर आता है Planck statement. So it is impossible to construct a heat engine that will convert heat completely into work, क्योंकि कभी भी हीट इंजन पूरा हीट का वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस रहेगा. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट एज वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर. देन एंट्रोपी, राइट? तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज, राइट? तो एंट्रोपी की फॉर्मूला ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी. What is delta Q? Delta Q is heat supply to the system and T is absolute temperature. So entropy of a system never decreases. Entropy का एक सीधा अर्थ अगर मैं समझाऊं तो entropy मतलब कि एक टाइप का randomness. तो randomness कभी भी डिक्रीज नहीं होती है ds greater than and equal to 0. So entropy of a system increases in an irreversible process. Then heat engine. A heat engine is a device which converts heat energy into mechanical energy. तो उसके मेनली 3 पार्ट्स है. फर्स्ट है सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, सेकेंड वर्किंग सब्सटेंस एंड थर्ड सिंक ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर. तो हीट एनर्जी की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी की फॉर्मूला है वर्क डन पर साइकिल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल. तो साइकिल कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा वर्क डन अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट? मतलब कि बेसिकली ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या बचेगा? Q1, राइट? तो अब यहां पर जो W की फॉर्मूला है दैट इज Q1 माइनस Q2. अब इसको यहां पर मेन फॉर्मूला में रखे तो ईटा इज इक्वल टू मिलने वाला है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1. तो एज अ रिजल्ट Q1 LCM लेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मिलेगा, राइट? सो दैट इज दिस फॉर्मूला. अब Q2 अपॉन Q1 किसके फॉर्म में? टेम्परेचर के फॉर्म में. तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1. तो Q1 बेसिकली है हीट एब्जॉर्ब बाय द सोर्स, राइट? एंड Q2 दैट हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, एंड T1 एंड T2 आर टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक. तो हीट इंजन के मेनली 2 टाइप्स है. फर्स्ट है एक्सटर्नल कंबशन इंजन. तो उसमें बेसिकली क्या होगा? इन दिस इंजन फ्यूल इज बर्न अ चैम्बर आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ इंजन इज फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन, राइट? इन प्रैक्टिकल लाइफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम इंजन वेरीज फ्रॉम 12% टू 16%. मतलब कि यहाँ पर जो भी इंजन होगा तो जो चैम्बर होगा ना उसका वो इंजन के बाहर होगा. इंटरनल कंबशन इंजन, इन दिस इंजन फ्यूल इज बर्न इनसाइड द मेन बॉडी ऑफ द इंजन. वो इंजन के अंदर ही होगा. पेट्रोल डीजल इंजन, राइट? इन प्रैक्टिकल लाइफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज 26% एंड डीजल इंजन इज 40%. तो इंटरनल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन से ज्यादा है, राइट? फिर आता है कार्नो साइकिल. कार्नो डिवाइस एन आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन फॉर अ हीट इंजन कॉल्ड कार्नो साइकिल. तो यहाँ पर पूरी एक कार्नो साइकिल का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. तो कार्नो साइकिल 4 प्रोसेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, राइट? तो यहाँ पर पूरे प्रोसेस को ध्यान में लेने के बाद जो फॉर्मूला बचती है दैट इज θ2. एक्चुअली θ2 नहीं है, वो है Q2 अपॉन Q1 हीट है. यहाँ पर सिंबल सिर्फ मैंने चेंज किया है. T2 टेम्परेचर अपॉन T1. तो एफिशिएंसी होगी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, राइट? फिर आता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप. तो अ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स. It absorbs heat from sink at lower temperature and reject a larger amount of heat to source at higher temperature, right?
जो भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करना है, जो भी बॉडी को ठंडा करना है, वहां से हीट एब्जॉर्ब होगा और बाहर जाके जो भी सोर्स है उसको टेम्परेचर देना होगा, उसको हीट वो कंडक्ट उसको प्रोवाइड करना होगा, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। Q2 W की फॉर्मूला Q1 माइनस Q2। तो ये सारे फॉर्मूलाज T के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो Q2 की जगह T2 आ जाएगा, Q1 की जगह T1। Q2 क्या है? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक। Q1 हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स एंड T1 एंड T2 आर टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, that is beta is equal to 1 minus eta upon eta, right?